हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल। तो चलिए फिर से शुरुआत करते हैं अपने उन्हीं क्वेश्चंस की जो लिटरेचर पे लगातार हम कर रहे हैं और जो रियली गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल टू यू पीपल, उन्हीं को हम शुरू करने वाले हैं। तो जबरदस्त बात मैं आपको बता दूं कि लाइक हम डीएसएसबी की बात करें या फिर हम पर्टिकुलर बात करें केवीएस की, यूपी की, या फिर जितने भी एग्जाम्स हमारे सामने हैं, एमपी की, बिहार वाले एग्जाम की, तो उन सब में ही कहीं ना कहीं ये हमें फ्रूटफुल होगा। ये कहीं ना कहीं हमें स्कोरिंग मार्क्स देने वाला है। तो इसको बिल्कुल भी आप लाइक मिस ना करें और लगातार इन पे वर्क करते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और लेते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन उसी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंसी में। क्वेश्चन है बच्चों हमारा, व्हाट द टर्म ऑक्सीमोरन रेफर्स। ये जो वर्ड है हमारी, ये जो टर्म है ऑक्सीमोरन, ये क्या रेफर करती है? एक फिगर ऑफ स्पीच है? क्या ये द टू सेम आइडियाज कंबाइंड है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज है, या फिर टू लैंग्वेज है, टू कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज एक्सप्रेस वन थिंग? तो ऑक्सीमोरन हम देखें तो गाइस ये बनेगा, यानी यहां पे टू कॉन्ट्राडिक्टिंग आइडियाज हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस क्या कर रहे हैं? सेम थिंग को, एक ही चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। लाइक मैं एक एग्जांपल दूं आपको, इट इज एन ओपन सीक्रेट। इट इज एन ओपन सीक्रेट, ये एक ओपन सीक्रेट है। अब गाइस जब हम ऐसे कहते हैं ओपन सीक्रेट, तो जो ओपन है वो सीक्रेट कैसे हुआ, और सीक्रेट है तो वो ओपन कैसे हुआ? दोनों ही वर्ड क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी। और बेसिकली किसको दिखा रहे हैं? एक चीज को, एक चीज के लिए यूज हुए हैं, वन थिंग। यही हमारा क्या बनेगा? ऑक्सीमोरन। अगर हम इसको किसी पर्टिकुलर फ्रेज, आइडिया या लाइक क्लॉज के थ्रू कह दें तो ऑब्वियसली, या फिर यूनिवर्सल एक ट्रुथ के थ्रू कह दें तो ये बात हमारी एंटीथेसिस बन जाएगी, जो कि सबके लिए सही होगी। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? डी। पेस्टोरल पोएम रेफर्स अ पोएम अबाउट लाइफ। तो पेस्टोरल, अगर इस पेस्टोरल वर्ड को देखें तो यहां पे एक वर्ड आता है पेस्टर। पेस्टर अगर हम देखें तो ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स है शेफर्ड, शेफर्ड बैकग्राउंड के साथ में। तो पेस्टोरल पोएम बेसिकली किस में लिखी जाएगी? शेफर्ड और रूरल बैकग्राउंड में। लाइक भाई मैं एक आपको वर्क बताता हूं, स्पेंसर का वर्क है हमारा, द शेफर्ड्स कैलेंडर। द शेफर्ड्स कैलेंडर, इसमें टोटल कितनी है? 12 पोएम्स हैं, और वो 12 पोएम्स बेसिकली किसको दिखाती हैं? 12 मंथ्स को। ये वर्जिल के एक्लोग्स पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? एक्लोग्स, वर्जिल के। और ये एक्लोग्स भी बच्चों क्या थे? ये टोटली किस लाइफ पे बेस्ड थे? शेफर्ड या फिर रूरल लाइफ पे। यानी यहाँ पे टोटल जो कंडीशन थी, यहाँ पे एक लाइक शेफर्ड होगा, एक शेफर्डेस होगी, उनमें लव होगा, लव वाली कंडीशन बनेगी, और वो उनकी टोटल बैकग्राउंड बनेगी। वो अपना रियरिंग कर रहे होंगे, वो अपने लाइक गार्डन को देख रहे होंगे, एटसेट्रा। तो शेफर्ड या फिर रूरल यहां पे हमारा आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्लॉट? भाई प्लॉट अगर हम देखें, जैसे हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, प्लॉट है, कैरेक्टर्स हैं, या फिर वहां पे इंटरेक्शंस हैं, डायलॉग्स हैं, ये सारे क्या है? किसी प्ले के पार्ट्स होते हैं। तो कहता है कि प्लॉट बेसिकली है क्या? क्या ये ड्रामा ऑफ कॉमेडी है, डिस्पोजल ऑफ कैरेक्टर्स है, शॉर्ट नॉवेल है, या फिर अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स इन राइटिंग? तो अगर हम एक राइटिंग को देखें, जैसे हम शुरुआत करते हैं, एक्सपोजिशन है, राइजिंग एक्शन है, फिर उसका क्लाइमैक्स है, एंटी क्लाइमैक्स है, फॉलिंग एक्शन है, लास्ट में जाके रेजोल्यूशन, ये सारे ही क्या है? एक प्लॉट के पार्ट हैं। यानी प्लॉट मिला के बनता है वो सारे इंसिडेंट्स जो बनेंगे शुरू से लेके आखिर तक, उनकी एक अरेंजिंग जो बनेगी, दैट वुड बी कॉल्ड अ प्लॉट। तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहाँ पे? डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट द टर्म रेनेसेंस रेफर्स। इसको रेनिशा भी कहते हैं। रेनिशा बेसिकली किसको रेफर करता है? तो गाइज अगर मैं रेनिशा की बात करूं, स्टार्ट होता है 1558 से 15, ये 1400 से शुरू होता है और ये 1558 तक है ना, अप टू एलिजाबेथन। लेकिन इसकी टाइम बहुत ज्यादा है, यानी कि 1300 से शुरू हो जाता है, क्योंकि हम चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनिशा कहते हैं। तो चौसर के टाइम से लेके कहां तक जाता है? इट गोज अप टू द रेस्टोरेशन एज, है ना। इट एंडेड विद द लाइक जॉन मिल्टन, क्योंकि जॉन मिल्टन को भी हम चाइल्ड ऑफ रेनिशंस कहते हैं। तो बेसिकली क्या? रिवाइवल और रीबर्थ। अब क्वेश्चन बनता है कि भाई काहे का रिवाइवल? रिवाइवल का मीन से कोई चीज पहले से, तो ऑब्वियसली ये ग्रीक लिटरेचर का ही रिवाइवल था, ग्रीक और रोमन वाला, लेकिन स्पेशली यहां पे ग्रीक लिटरेचर को ही रिवाइव किया गया था। तो आंसर वुड बी ए। यही हमारा रेनिशा पर्टिकुलर बताता है। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोटैगोनिस्ट? भाई देखो, अगर हम किसी एक प्ले की बात करें, हम नॉवेल की बात करें, तो वहां पे एक सबसे मेन कैरेक्टर बनेगा।
जो मेन कैरेक्टर है वो बेसिकली बनता है हीरो, जिसको हम कहते हैं, वो वहां पे प्रोटैगोनिस्ट होता है। और एक पर्सन जो खलनायक है, विलेन है, जो उसके अगेंस्ट काम करता है, किसके, प्रोटैगोनिस्ट के, वो एंटागोनिस्ट कहलाता है। तो देखो, द कैरेक्टर अगेंस्ट द मेन कैरेक्टर, ये एंटागोनिस्ट है, खलनायक बनेगा। विलेन ऑफ द ड्रामा, जी नहीं, ये तो एंटागोनिस्ट है। माइनर कैरेक्टर नहीं, द मेन कैरेक्टर इन अ लिटरेरी वर्क, तो आंसर हमारा डी बन जाएगा। यही हमारा प्रोटैगोनिस्ट होता है। लाइक अगर हम डॉक्टर फोस्टस की बात करें तो वहां पे डॉक्टर फोस्टस सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर हम हैमलेट की बात करें, हैमलेट है। मैकबेथ की बारे में बात करें, मैकबेथ है। ये सारे के सारे वहां पे मेन कैरेक्टर यानी प्रोटैगोनिस्ट बनेंगे, क्योंकि टोटल वर्क इन्हीं के चारों ओर घूमता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोज। अब बच्चों देखो ध्यान से, हमारी जो लिटरेचर है इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? पोएट्री है, प्रोज है और ड्रामा है। ये मेन 3 कैटेगरीज है। अब इसमें अगर मैं पोएट्री की बात करूं तो पोएट्री में एक पर्टिकुलर स्टैंजा फॉर्म होगी, स्टैंजिक फॉर्म होगी, एक राइम होगी और वहां पे एक मीटर बनेगा। लेकिन अगर ये तीनों ही एब्सेंट हो तो हमारा क्या बन जाएगा? वो प्रोज कहलाएगी, डेली लाइफ में यूज होने वाली, यानी कि राइटिंग विदाउट राइम। भाई यहां पे आप क्या देख सकते हो? एशे आपके आएंगे, बायोग्राफी आएगी, ऑटोबायोग्राफी आएगी, है ना। हम यहाँ पे नॉवेल्स को देखेंगे, हम यहाँ पे फिक्शंस को देखेंगे, ये सारे ही बच्चों कहेंगे नॉन फिक्शन को देखेंगे। ऑल दीज वुड बी द शॉर्ट स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी एटसेट्रा, ऑल वुड कम अंडर द प्रोज। तो आंसर हमारा ए जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहता है व्हाट डू यू मीन बाय क्वार्ट्रेन। ये क्वार्ट्रेन वर्ड जो है बच्चों, क्वार्ट्रेन का मीन्स होता है टोटली 4 लाइंस। तो 4 लाइन का स्टैंजा बनेगा। पोएम ऑफ 14 लाइंस, अगर मैं 14 लाइंस की बात करूं तो क्या बनेगा हमारा? सोनेट। कहता है स्टैंजा ऑफ 14 लाइंस, 14 लाइन का स्टैंजा कोई बात ही नहीं है। स्टैंजा ऑफ द 6 लाइंस, भाई 6 लाइंस का स्टैंजा कहेंगे तो सेस्टेट बनेगा। स्टैंजा ऑफ 4 लाइंस, ये 100 बनेगा, ये क्वार्ट्रेन कहलाएगा। और क्वेंटेंस, ये हमारा 5 लाइन का होता है। अगर 5 लाइन का कहे तो क्वेंटेन बनेगा। ठीक है जी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आंसर हमारा यहां पे बन जाएगा डी। अ सब डिवीजन ऑफ अ पोएम इज कॉल्ड। बड़े ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर ये हमारी एक पोएम है, ये पोएम लॉन्ग पोएम अगर मैं कहूं तो लॉन्ग पोएम बच्चों क्या होगी? कैंटोज में, सबसे पहले कैंटोज में बढ़ती है। कैंटो 1 है ना, इतनी बड़ी होगी। कैंटो 2 इतनी बड़ी होगी, और ये हमारा बन गया कैंटो 3। अब एक एक कैंटो में यहां पे स्टेंजास बनेंगे। स्टेंजा 1, स्टेंजा 2, स्टेंजा 3, इसी तरह से यहां पे बनेंगे। तो अगर ये कहता है सब डिवीजन ऑफ अ पोएम इज कॉल्ड, तो बच्चों कैंटो तो है लेकिन सब डिवीजन, अब देखो सब डिवीजन लॉन्ग वाली में होगा लेकिन हर पोएम स्टेंजास में जरूर होगी। तो यहां पे अगर मैं देखूं मीटर, फुट, माइथोलॉजी कुछ नहीं है, नन ऑफ द आंसर बनेगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा? स्टेंजा। स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें, हर पोएम में कैंटो नहीं होगी लेकिन स्टेंजा जरूर होगा, तो स्टेंजा में हम उसको डिवाइड करते हैं। और अगर बच्चों बहुत सारे स्टेंजास बने तो हम उनको फिर कैंटोज में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट द सेटायर, दैट इज द रेप ऑफ द लॉक, तो वहां पे फर्स्ट 3 कैंटोज हैं, फिर वो 5 कैंटोज में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि उसमें वर्सेस बढ़ते जाते हैं। सिमिली इज द डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू। किन दो चीजों के बीच में? सिमिलर थिंग्स के, डिसिमिलर थिंग्स के, इलेबोरेट कंपैरिजन या फिर कंट्राडिक्टरी। तो ये बच्चों डिसिमिलर थिंग्स के बीच में एक डायरेक्ट कंपैरिजन है। जैसे हम कहते हैं शी इज ब्यूटीफुल लाइक मून, मून की तरह से वो सुंदर है। तो शी ह्यूमन बीइंग, मून नॉन लिविंग, दोनों के बीच में कंपैरिजन मैंने बना दिया। बस उसमें एक क्वालिटी जो है वो कॉमन बनेगी, जो कि यहां पे क्या है? ब्यूटीफुल होना, ब्यूटी का होना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट द टर्म कॉमेडी रेफर्स। तो आपको पता है बहुत बढ़िया से, अगर हम एक कॉमेडी की शुरुआत करते हैं, एक्सपोजिशन से शुरू होती है बच्चों, फिर इसमें राइजिंग एक्शन होता है, क्लाइमेक्स होता है, फिर फॉलिंग एक्शन का मतलब है एंटी क्लाइमेक्स होता है, और यहां पे रेजोल्यूशन आया था। रेजोल्यूशन बेसिकली क्या होता है बच्चों? डेन्यूमेंट। और ये डेन्यूमेंट बेसिकली डेन्यूमेंट,
ये डेनोमेंट यानी कि रेजोल्यूशन क्या होता है, हैप्पी एंडिंग के साथ होता है, लोग हंसते हुए घर जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हैप्पी एंडिंग। यानी अगर मैं कहूँ तो कॉमेडी, कॉमेडी रेफर्स टू अ प्ले विद एंड्स अनहैप्पीली, ये गलत है, क्योंकि ये बेसिकली एक ट्रेजेडी में होता है। प्ले एंड्स विद मर्डर, गलत, ये मर्डर स्टोरी रिवेंज है। प्ले एंड्स ट्रेजेडी नहीं, प्ले एंड्स हैप्पीली, तो आंसर हमारा डी बनेगा। तो यहां पे हमारा गाइस आंसर क्या बन जाएगा, इट वुड बी डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, What do you mean by cynic ducky? आप देखो cynic ducky भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। बेसिकली बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें होल को हम पार्ट से शो करते हैं और पार्ट को हम होल से शो करते हैं। जैसे मैं कह दूं आपको, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया इन द वर्ल्ड कप, इन द वर्ल्ड कप। तो बच्चों वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड कप में बेसिकली इंडिया भारत को, पाकिस्तान को नहीं, बल्कि इंडियन टीम हराती है। तो हम पूरे इंडिया से इंडियन टीम को दिखा रहे हैं कि पूरे पार्ट से, होल से हम पार्ट को शो कर रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि इस सेंटेंस में सिनेक डकी है, यानी कि फिगरेटिव स्टोरी, एनिमल स्टोरी एंड स्टैंड फॉर होल थिंग्स। यस, आंसर हमारा सी बनेगा। तो सी वुड बी द आंसर। ड्रामेटिक मोनोलॉग स्टैंड्स फॉर, ड्रामेटिक मोनोलॉग बच्चों किसके लिए होता है, कंपैरिजन बिटवीन डिसिमिलरिटी, नहीं, काइंड ऑफ फेबल, सिंगल स्पीकर, ये बिल्कुल बनेगा। देखो मोनो ड्रामा है, ड्रामेटिक है, मोनोलॉग एक पर्सन के द्वारा बोला गया, तो सिंगल स्पीकर स्पीक बट ऑडियंस रिमेन साइलेंट। जैसे इसका सबसे जबरदस्त मैं आपको बताऊं, हु हैज रिटन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक मोनोलॉग, इट वाज द रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग के मस्त मस्त से वर्क देखेंगे, जैसे एंड्रिया डेल सार्टो, एंड्रिया डेल सार्टो, या बच्चों मैं बात करूं आपसे, माई लास्ट डचेस, वेरी इंपॉर्टेंट, माई लास्ट डचेस, है ना, ड्यूको फ्रारा अपनी डचेस जो कि मर चुकी है उसके बारे में बोलता है और अपने आप का गुणगान करता है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। What is the term short story stands for? ये जो शॉर्ट स्टोरी है बच्चों, ये किसके लिए स्टैंड करती है, क्या बताती है, हमें क्या सिखाती है? लॉन्ग प्रोज फिक्शन, स्टोरी ऑफ द फिगरेटिव लैंग्वेज, स्टोरी ऑफ मैनी कैरेक्टर्स, या फिर शॉर्ट प्रोज फिक्शन। तो बेसिकली क्या होता है, स्टोरी में फिक्शन होता है और वो क्या है, शॉर्ट प्रोज फिक्शन है। तो आंसर हमारा यहां पे डी बनेगा। तो डी वुड बी द शॉर्ट स्टोरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय नॉवेल? नॉवेल से क्या मतलब है? क्या ये शॉर्ट प्रोज है, लॉन्ग फिक्शनल प्रोज विद मेनी कैरेक्टर्स, शॉर्ट नैरेटिव प्रोज, या फिर लिटरेरी वर्क ऑफ द स्टेज? स्टेज पे तो होगा नहीं, तब तो ये प्ले बन जाएगा। तो यहां पे आंसर हमारा क्या है, शॉर्ट नैरेटिव प्रोज, क्योंकि नैरेटिव के थ्रू, नैरेशन के थ्रू ही हम वहां पे क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स का इंटरेक्शन बताते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 75। व्हाट डू यू मीन बाय फोनेटिक्स? अब बच्चों फोनेटिक्स अगर मैं कहूं तो इट इज अ सब्जेक्ट, हम कहेंगे साइंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साउंड, है ना, डिफरेंट वर्ड्स की साउंड का प्रोडक्शन अगर हम देखें तो इसी के थ्रू होता है। यानी गाइस हम इसको कहेंगे स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स। स्पीच साउंड की बेसिकली हम स्टडी किस में करते हैं, किस साइंस में करते हैं, ये फोनेटिक्स हमारा कहलाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सिंटैक्स? अब ये बड़ा जबरदस्त वर्क है भाई। सिंटैक्स अगर मैं कहूं गाइस, आपका मींस क्या बनता है सिंटैक्स से, यहाँ पे सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब कौन सा ऑब्जेक्ट किस वे में आ सकता है, यही सिंटैक्स। इसका मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ द स्पीच साउंड नहीं, स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स नहीं, है ना, ये एटिमोलॉजी बनेगी। अगर मैं इसको कहूं तो गाइस क्या बनेगी, एटिमोलॉजी। और अगर मैं स्टडी ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंस, 100% बनेगा। ये हमारा सिंटैक्स होता है, यानी कि सिंटैक्स को हम किससे दिखाते हैं, अपने कंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेंटेंसेस की स्टडी करने से या उसके साइंस से, कि कैसे कैसे हम सेंटेंस को, लाइक ऑप्टेटिव है, लाइक इंपेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है, असर्टिव है, या फिर अदर्स है हमारे। क्वेश्चन कहता है द अनदर नेम ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी। रिवेंज ट्रेजेडी या प्रोड्यूस को हम और क्या, गाइज ये कहां से चले थे, सेनेकन ट्रेजेडीज से। अगर हम सेनेकन ट्रेजेडीज को देखें तो सबसे पहले, है ना, हम इन्हीं को देखते हैं, सेनेकन ट्रेजेडी को। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोलोग?
कल परसों में हमने देखा भी था प्रोलोग और एपिलोग। अगर हमारे पास कोई पीस ऑफ राइटिंग है तो उसकी स्टार्टिंग में जो होता है बच्चों वो बनता है प्रोलोग, एक तरह से इंट्रोडक्शन, और लास्ट में अगर हम कंक्लूडिंग कहें तो वो बनता है एपिलोग। तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, द प्रीफेस और इंट्रोडक्शन ऑफ एनी राइटिंग। जैसे अगर हम बात करें लिरिकल बैलेड्स की तो उसकी शुरुआत में क्या आता है, उसकी शुरुआत में हम 2 ईयर लेटर यानी कि 1800 में एक प्रीफेस जोड़ देते हैं। What do you mean by romance? Romance basically क्या है? Any work of the fiction or imagination, real life story, any work of literature या play और a drama। तो गाइस ये आंसर ए बनेगा, any work of fiction और imagination। एक्चुअली जैसे हम बात करें रोमांस की तो हमारे पास 3 रोमांसेस आते हैं, है ना, रोमन रोमांसेस, हमारे पास फ्रेंच रोमांसेस हैं और ब्रिटिश। लाइक मैं ब्रिटिश की अगर आपसे बात करूं तो ब्रिटिश में जो मेन कैरेक्टर या मेन वहां पे हीरो है वो कौन है, हमारे किंग आर्थर एंड हिज नाइट्स एट द राउंड टेबल। तो वो भी क्या है, एक वर्क है फिक्शन या इमेजिनेशन का, मिथ्स हैं, माइथोलॉजी पे बेस्ड हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा यहां पे आता है आज का, ये क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टर्म मोक एपिक रेफर्स? मोक एपिक किसको रेफर करता है? अ सैटायरिक राइटिंग ऑफ ड्रामा, अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, या फिर लिटरेरी वर्क कॉमिकली इमिटेटिंग द स्टाइल ऑफ एपिक। तो गाइज मोक एपिक बेसिकली इसी को हम कहेंगे। जैसे हमारे पास आंसर आता है द बैटल ऑफ द बुक्स, द बैटल ऑफ द बुक्स, ये एक पैरोडी है ना, मॉकिंग वे में लिखी गई है। तो ये एक एपिक के स्टाइल को बेसिकली कॉमिकली इमिटेट करता है। तो आंसर हमारा क्या जाएगा यहाँ पे, सी से। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम इतना ही वर्क करेंगे, मिलते हैं आपसे कमिंग वीडियो में। तब तक आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा वर्क करें। थैंक यू सो मच।